ये क्या था कि हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो प्रोडक्ट कर दी थी। अब जो है उससे अगला फेज है दैट इज रिक्वायरमेंट मॉडलिंग एंड एनालिसिस। इसमें हमें क्या करना है, हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाना, एनालिसिस करना है। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या है? रिक्वायरमेंट मॉडलिंग ये है कि आप अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टेक्सचुअल या ग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ताकि वो रिलेटिवली आसानी से आप समझ पाएं, आप भी और आपका कस्टमर भी, और आप ये देख सकें कि आइदर दे आर कंप्लीट और नॉट एंड दे आर करेक्ट और नॉट, दे आर कंसिस्टेंट या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि दो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपस में जो है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, वो एम्बिगुअस तो नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस था। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या था कि हम अपनी सारा जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एलाबोरेट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम हमारे पास क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, ठीक है। हमने एक तरह की मॉडलिंग देखी थी दैट इज अबाउट सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग देखी थी। हमने कहा था कि सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग क्या है? सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग ये है कि आप यूज केस ड्रॉ करें, ठीक है। यूज केस पर्टिकुलरली हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब यूज केस क्या होता है, हमने इसके हवाले से डिस्कस किया था। तो यूज केस दिखा रहा है पहली चीज जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको दिखा रहा है। सेकेंडली ये दिखा रहा है कि कौन से वाले यूजर्स किस तरह से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या दिखा रहा है? पहली चीज दिखा रहा है कि कौन कौन से यूजर्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, और सेकेंडली वो कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो चीज उससे बहुत ही क्लियरली दिख रही है वो ये दिख रही है कि कौन कौन सी फंक्शनलिटी जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यूजर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ किया जाता है, यही इसकी जो है वो डिस्टिंग्विशनेस है कि हम यूजर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करते हैं कि यूजर को क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसे पहले बता चुकी हूँ, क्या दिखा रहा है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि कैसे जो और ये भी आपका एक तरह से एक्टर ही है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन करते हैं और ये सारी तो है वो आपके पास चीजें मौजूद है। एक्टर है, यूज केसेस हैं, आपका सिस्टम की बाउंड्री है जिसके अंदर आपके सारे यूज केसेस जो है वो लिस्ट किए जाते हैं। इस तरफ जो है वो आपका आपके सेकेंडरी एक्टर्स आते हैं और इस तरफ आपके प्राइमरी एक्टर्स आते हैं। तो दो तरह के एक्टर्स की बात की थी। एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी टाइप के, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास इनके लिए एक्चुअली में फंक्शन जो है फंक्शनलिटी जो है वो डिजाइन की गई है। और अगर इस तरफ कोई एक्टर आ रहा है, लेट्स से मैं इधर अगर एक एडमिन बना देती हूँ, तो वो एडमिन क्या है? वो एडमिन मेरे पास मेरा सेकेंडरी एक्टर किस लिए बना है? इसलिए बनाया गया है ताकि मेरी सपोर्ट हो सके, मेरे लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पर ऑन द लेफ्ट जो एक्टर्स दिखेंगे दे आर प्राइमरी एंड ऑन द राइट जो एक्टर्स दिखेंगे वो है सेकेंडरी एक्टर्स। हमने तीसरी तरह के एक्टर्स भी देखे थे, दैट इज ऑफ स्टेज एक्टर। कौन बताएगा क्या होते हैं ऑफ स्टेज एक्टर्स? जी स्टूडेंट्स। मैम दोबारा आप पूछिए क्या कह रहे हैं। मैम जैसे आपने बताया था उनका डायरेक्ट रोल कोई नहीं होता, जैसे एलएमएस वेबसाइट डेवलप्ड है उसके उसका ये करेक्टर यूनिवर्सिटी होगी। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली नहीं, हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास हमने कहा था कि तीन तरह के एक्टर्स होते हैं। पहला होता है जो हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर वो होते हैं जिनके लिए एक्चुअली में फंक्शनलिटी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा था एलएमएस के सिनेरियो में कौन है? एलएमएस के सिनेरियो में मैं और आप उसके प्राइमरी एक्टर हैं, क्योंकि ये मेरे और आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें आपस में, हम मैं शेयर कर सकूं कंटेंट और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं और आप उसके प्राइमरी एक्टर्स हैं। देन टर्न आती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टर्स। सेकेंडरी एक्टर्स कौन होते हैं? वो एक्टर्स जो प्राइमरी एक्टर्स की सपोर्ट के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपके वाले एलएमएस के भी केस में हमारे पास ऐसे एक्टर्स भी तो मौजूद है ना जिनका काम ही ये है कि उन्होंने ये करना है कि उन्होंने आपके अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, मेरे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, या हमारे पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन आएगी तो उन्होंने डील करना है, प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डील करना है। तो वो हमारे पास कौन है? वो हमारे पास एडमिन्स हैं। इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं, एलएमएस के कोऑर्डिनेटर्स हैं,
तो ये वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी एक्टर। थर्ड वो एक्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑफ स्टेज एक्टर, कोई रोल नहीं होता सिस्टम के साथ, ठीक है। मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ऑफ स्टेज एक्टर जो हैं ये सिस्टम में कहीं पर भी इंटरैक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका क्या रोल होता है, इनका इंटरेस्ट होता है सिस्टम की वर्किंग के अंदर, वो चाहते हैं कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए, ऐसे लोग काम हो। तो इसमें हमने जो देखा था, हमने देखा था जी हमारे पास हमारे यहाँ पर जो ऑफ स्टेज एक्टर्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाले केस में, मतलब एलएमएस वाले केस में यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है जो चाहती है कि एक ऐसा टूल हो जिससे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है आपस में इंटरैक्ट कर सके। इवन इन कोविड सिनेरियो आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड के सिनेरियो में तो एटीसी भी में इसके स्टेक होल्डर्स के अंदर सॉरी ऑफ स्टेज एक्टर्स के अंदर आ रही है, क्योंकि एटीसी ये चाहती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर जिनमें स्टूडेंट आसानी से आपस में इंटरैक्ट कर सके टीचर के थ्रू, और हम उसको जो है वो वैलिडेट कर सके कि अदर ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन पोर्टल और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिस्ट थी कि हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी एंड ऑफ स्टेज। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले जी। अच्छा, तो नहीं सवाल, हमने कहा था जी यूज केस क्या होता है जो इस ओवल के अंदर लिखा जाता है, लिखना कैसे है, वर्ब नाउन फॉर्मेट में लिखना है, वर्ब पहले लगानी है देन नाउन लगाना है, जैसे व्यू टाइम टेबल, चेक टाइम टेबल, अपडेट टाइम टेबल, एडिट टाइम टेबल, लेट्स से ड्रॉप कोर्स, ठीक है, ऐड कोर्स, और जैसे व्यू अटेंडेंस, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, पहले वर्ब लिखना है एंड देन नाउन लिखना है। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा एक्टर जो होता है वो एक रोल होता है, किसी पर्टिकुलर नाम को हम टारगेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, एक रोल होता है। तो हम जैसे कहते हैं जी हमारा स्मिथ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अगर वो स्मिथ लेक्चरर है तो यहाँ पर लेक्चरर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा था डिफरेंट तरह के रोल्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय का रोल मतलब कोई एक रियल पर्सन वाला रोल हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो हमारे सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है, कोई डिवाइस हो सकती है जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हमने लास्ट टाइम देखा था जी कार्ड जेटर हो सकता है, कैश डिस्पेंसर हो सकता है एटीएम के सिनेरियो में। मैम जी जी मैम वो जो आज वाली असाइनमेंट है वो अगर 8-10 मिनट लेट हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है? बेटा मैंने आई गेस उसकी जो डेडलाइन है वो तो बेशक आज क्लास के पहले की डाली हुई है, लेकिन एक्सेस आपको कल तक दी हुई है, ठीक है, तो उसमें मेरे लिए कोई मसला नहीं है। और आपका सिस्टम भी जो है वो एज एन एक्टर हो सकता है। अब जैसे असाइनमेंट की बात निकली है तो मैं असाइनमेंट वाली बात भी कर लेती हूँ। तो हम जो चीजें पढ़ रहे होते हैं, अब जैसे स्पेसिफिकली जब मैं आपको असाइनमेंट्स पोस्ट कर रही हूँ, असाइनमेंट से नहीं कह सकते हैं एक्टिविटीज पोस्ट कर रही हूँ, उनका पर्टिकुलरली पर्पस ये होता है कि आप अगली क्लास में आने से पहले इस टॉपिक को एक बार और देख लें, और एक बार और उसको सिर्फ ना देखें बल्कि उसको एक इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में लेकर आए, उसको सॉल्व करके एक्सक्यूज मी मैम, आए। जी जी मैम आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही, समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अब रिलेटिवली बेहतर है या स्टिल डिस्टॉर्शन है? जी बेटा अब मैम बेहतर डिस्टॉर्शन है। है। अच्छा चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको करिए रखूँ, नहीं तो फिर मैं सिस्टम में Yes, ma'am. इसको लगा देती हूँ। तो अच्छा, स्पेसिफिकली असाइनमेंट का पर्पस क्या है, तो मैं आपको बता रही थी कि असाइनमेंट का पर्पस यही है कि हम सॉरी क्लास से आने से पहले उस चीज को लर्न कर लें, और आपको वो चीज पता हो कि अच्छा ये अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज है तो किस तरह से काम करेगा। मुझे एक मिनट दें, मैं इसकी ना थोड़ा सा माउस सॉरी स्पीकर वाली चीज को थोड़ा एडजस्ट कर लूं, माइक। जी क्लास तो एक मिनट। जी क्लास तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वापस से एक्टर्स कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। मैंने सिस्टम के अंदर अपना माइक जो है वो इंसर्ट कर लिया है, और आई होप उसके सिग्नल्स इतने बुरे नहीं हैं। एक मिनट में ब्लूटूथ पे निकाल ले। ओके जी, मैम अब बिल्कुल क्लियर है आवाज। ओके जी, तो वापस से
एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि आप उस चीज़ को लर्न कर लें, और आप उस चीज़ को लर्न करके जब हम नेक्स्ट चीज़ उसके ऊपर कोई और चीज़ अप्लाई करें तो आपको अब पिछली एटलीस्ट आती है तो जिसके ऊपर आप नेक्स्ट चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एक एक्टिविटी दी गई थी। अब इस एक्टिविटी को मैं कन्वर्ट कर दूंगी इनटू एन असाइनमेंट, जो मैं इंशाल्लाह इसी वीक में ही आपकी पोस्ट कर दूंगी। तो एक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि देखिए यहाँ पर हमने एज अ सेंसर को एज एन एक्टर बनाया है, ठीक है। तो आपकी हार्डवेयर भी एज एन एक्टर हो सकते हैं, कोई सिस्टम भी एज एन एक्टर हो सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता रही चुकी हूँ। अच्छा, अभी के लिए क्या काम है? अभी के लिए काम है कि आपने ये केस स्टडी पढ़नी है और इसका सोल्यूशन अगर आप मुझे विद इन 5 मिनट्स में भेज देते हैं और वो कुछ हद तक करेक्ट होता है तो मैं उसको एज अ बोनस स्कोर का कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। और अगर आप मुझे भेज देते हैं विद इन 5 मिनट्स, यानी जब तक मैं सोल्यूशन खुद नहीं बना देती आपके सामने, नहीं तो मैं अभी ये करने जा रही हूँ कि मैं इस एक्टिविटी को आपके सामने पढ़ूंगी और मैं इस एक्टिविटी का सोल्यूशन आपके सामने ही बनाऊंगी, ताकि आप ये देख सकें कि इस एक्टिविटी को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए था। तो मैं अब जिस तरह से यूज केस बनाया जाता है वो तो नॉर्मली आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ही देख के बनाया जाता है, आपके सिस्टम को देख के बनाया जाता है। जैसे मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया था कि ये मेरी केस स्टडी है, इसको पढ़ें और इसमें से यूज केस ड्रॉ करें। मैंने आपको एक जेनेरिक वर्ल्ड में डाल दिया था, मैंने कहा था जी एलएमएस को देखें और ड्रॉ करें, या एटीएम को देखें और ड्रॉ करें, और आपने जो समझा था वहां से उसके अकॉर्डिंगली आपने फंक्शनैलिटी डिजाइन कर ली थी। अब ये है कि मैंने अब दो तरह से काम होता है ना, एक तो ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि इसी केस स्टडी को पढ़ना है। अब ये दूसरा वे है जिसे मैं केस स्टडी के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी केस स्टडी के अगेंस्ट आपने जो है वो यूज केस ड्रॉ करना है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, समझाती हूँ एंड देन इसको साथ में ड्रॉ करती हूँ। तो अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो कह रहे हैं एग्जाम्स आर कमिंग इन यूएमटी। ओके, एक मिनट। Exams are coming up in the university. Preparation have already started. The deans of examination have already scheduled the examination on the UMT system. अब आपने ना इसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है कि कौन कौन सी चीजें सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन से एक्टर इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बार पढ़ती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, देन आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रेपरेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और डीन्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसने आपके यूएमटी के एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर सारी चीज़ें ऑलरेडी स्केड्यूल कर दी हैं, एग्जाम स्केड्यूल कर दिए, यानी किस डेट को कौन सा पेपर है, किस टाइम पर है, एग्जेक्ट्रा उसने सब कुछ स्केड्यूल कर दिया। नेक्स्ट, द प्रोफेसर विल प्रिपेयर पेपर एंड अपलोड इट ऑन द सिस्टम। प्रोफेसर जो है वो पेपर बनाएगा और उसको सिस्टम के ऊपर अपलोड करेगा। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल साइन इन फॉर एग्जामिनेशन एंड टेक द पेपर। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा स्टूडेंट साइन इन करेगा सिस्टम के अंदर और वो उसका ऊपर अपना पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। द डीन ऑफ एग्जामिनेशन कैन एडमिनिस्ट्रेट रिजल्ट ऑन द सिस्टम। डीन ऑफ एग्जामिनेशन का काम क्या है? डीन ऑफ एग्जामिनेशन का एक काम ये भी है कि वो उसके ऊपर रिजल्ट्स को एग्जामिन करे कि क्या प्रॉपर्ली रिजल्ट्स ऑल द रिजल्ट रिलेवेंट रिजल्ट सबमिट हो रहे हैं या नहीं। अब मैंने पूरी केस स्टडी समझा दी है कि एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से है, और अगर इस तरह की कोविड के सिनेरियो में इंप्लीमेंट हो रहे तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं है। तो अब आपने मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर एक्टर कौन कौन से हैं, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं और ऑफ स्टेज कौन से हैं। जी मैम स्टूडेंट्स प्राइमरी हैं, सेकेंडरी टीचर्स हैं और ऑफ स्टेज डीन ऑफ एग्जामिनेशन। अभी कुछ गलतियां हैं, दोबारा से जरा मैम स्टूडेंट और टीचर जो है दोनों प्राइमरी हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो डीन है वो हमारी सेकेंडरी होंगे। अच्छा, अभी भी 3 तो आइडेंटिफाई आपने ठीक कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी इनके ऑर्डर में मसला है। मैम जी हाँ मैम स्टूडेंट प्राइमरी है, प्रोफेसर और डीन सेकेंडरी है और यूएमटी ऑफ स्टेज है। बिल्कुल, अभी भी इसमें एक गलती एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। जी, और कौन बताएगा? अभी भी एक गलती एग्जिस्ट कर रही है, एक हम क्या ऑर्डर में एग्जाम मसला है। कौन से एक्टर तो हो सकते हैं? सॉरी, क्या हो सकता है? एग्जाम्स भी एक्टर हो सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली एग्जाम एक्टर नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन की तो वो है ना, फंक्शनैलिटी है। जी मैम हारिस। स्टूडेंट और प्रोफेसर प्राइमरी है और डीन सेकेंडरी है और ऑफ स्टेज हमारा यूएमटी है। मैंने आपकी बात सुन ली है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। जी आयशा, आप बताना चाहेंगी मुझे? मैम मैं सोच रही हूँ। ओके, सोचे।
जी, और कौन बताना चाहेगा? ओके, मैं देखती हूँ कौन। डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन इसमें काउंट होगा? सॉरी, कौन सी वाली चीज? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेज में। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हाँ जी, ऑफ स्टेज में काउंट होगा, बिल्कुल। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ओके मैम। मैम जी टीचर्स जी। और स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइमरी है, और जो हम्म। हमारा एडमिन है वो सेकेंडरी है, और हमारा वो है यूएमटी। अच्छा, अब मैं सर तकरीबन सभी के आंसर्स एक जैसे हैं। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करती हूँ, उस पॉइंट को सुन के आपने फिर सोचना है और फिर सोच के मुझे बताना है कि अच्छा कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, कौन से ऑफ स्टेज है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि प्राइमरी एक्टर होते कौन है। हमने पहले ये सीखा था, हमने कहा था प्राइमरी एक्टर वो है जो डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्टेड है, जिनके लिए सिस्टम डिजाइन किया गया है। अब जरा आप इसको सोचें, इसको देखें और सोचें किसके लिए एक्चुअली सिस्टम डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट और प्रोफेसर एडमिन। बेटा एक एक करके प्रोफेसर बोलना के है। लिए। एग्जामिनेशन के लिए मैम। एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, अगर हम अब इस वाली चीज को देखें तो दो लोगों के लिए डिजाइन है। पहला है स्टूडेंट, ठीक है, जिसने उसके ऊपर आके पेपर देना है, ठीक है। और दूसरा डीन ऑफ एग्जामिनेशन, जिसने उसके ऊपर सारे रिजल्ट को एग्जामिन करना है और जिसने उसके ऊपर स्केड्यूल डालना है। ऐसा नहीं है? तो अब सोच के बताएं कौन है प्राइमरी एक्टर और कौन है सेकेंडरी। मिस प्रोफेसर भी तो पेपर अपलोड कर रहे हैं, वो नहीं होंगे प्राइमरी? अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पे जी जी स्टूडेंट आपके प्राइमरी, टीचर सेकेंडरी, और यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन आपके ऑफ स्टेज। बिल्कुल। अब सैयद इकबाल हुसैन, आप ही मुझे बताएंगे कि टीचर को आपने सेकेंडरी के अंदर क्यों पुट किया है, फिर मैं आपको इसके ऊपर कमेंट ऐड कर देती हूँ। मैम बेसिकली जो हमारा मेन पर्पस है ना कि सुपरवाइजर डीन ही कर रहा है, और स्टूडेंट्स और डीन फर्स्ट पार्टीज हैं जो आपस में एंगेज हो रही है, और टीचर थर्ड पार्टी काम कर रहा है क्योंकि उसने काम सिर्फ पेपर प्रिपेयर करके अपलोड करना है। बाकी रिजल्ट एवेल्यूएशन और सब कुछ डीन खुद डायरेक्टली देख रहा है, सेकेंडरी चेक करना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसी सिनेरियो को दोबारा से देखें तो वापस से प्राइमरी कौन है, जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो स्टूडेंट के लिए बनाया गया ताकि वो पेपर दे सके, और डीन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया ताकि वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपना एग्जामिनेशन को स्केड्यूल कर सके और रिजल्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये दो लोग जो हैं इसके प्राइमरी एक्टर्स हैं, और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, यानी इस एग्जामिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट पेपर दे सके और डीन ऑफ एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा सके, तीसरा एक्टर मौजूद है, दैट इज प्रोफेसर। और प्रोफेसर का क्या काम है? प्रोफेसर का काम सिर्फ इतना है कि उसने जो है पेपर बनाना है और पेपर जो है वो पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो वो कौन हुआ? ये जो है ये इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये कौन सा एक्टर है? ये आपका सेकेंडरी एक्टर है। ठीक है, ये हमारा कौन है? ये हमारा सेकेंडरी है और ये दोनों प्राइमरी एक्टर्स हैं। एंड नो डाउट वो तो चीज आपको क्लियर ही है कि हमारे पास ऑफ स्टेज एक्टर्स कौन है। ऑफ स्टेज एक्टर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। चलें अब इसमें से फंक्शनैलिटी ढूंढते हैं। ठीक है जी, अब इसमें से ढूंढते हैं फंक्शनैलिटी हर एंगल से। अब आपने मुझे बताना है कि स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी क्या है। आपने मुझे ये बताना है बेटा, बोनस मार्क्स तब मिलेंगे जब आप मुझे इसका सोल्यूशन बना के भेजेंगे, मेरे सोल्यूशन बनाने से पहले। बल्कि वो भी नहीं जरूरी, नहीं नहीं नहीं, कोई बोनस मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये तो सोल्यूशन तो मैं ऑलरेडी स्टेट कर चुकी हूँ इससे अगली वीडियो, इससे अगली स्लाइड में जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। कोई बोनस मार्क्स नहीं है क्योंकि मुझे भी ख्याल है कि ये तो सब कुछ ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है। अच्छा, तो वापस से पॉइंट पर आ जाते हैं, जो हमारा एक्चुअल में पॉइंट है। अब हमने 3 एक्टर्स तो ढूंढ के निकाल लिए, मैं उनको लिस्ट कर लेती हूँ। तो डीन ऑफ एग्जामिनेशन मेरा पहला एक्टर है, दूसरा एक्टर मेरे पास स्टूडेंट है, एक प्रोफेसर है, दैट इज सेकेंडरी वन, एंड एक स्टूडेंट है जो मेरे पास प्राइमरी है। ये 3 मेरे पास एक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं उस तरह से डायग्राम बनाना शुरू करूं तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा।
एक तरफ मेरे पास मेरा डीन आ जाएगा और एक तरफ मेरा स्टूडेंट आ जाएगा, इसी तरफ इधर डीन भी आ जाएगा और इधर ही मेरे पास मेरा स्टूडेंट भी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो मेरा एक्टर है ये स्टूडेंट है। ठीक है, और चूंकि प्रोफेसर मेरा जो है वो सेकेंडरी है तो वो इस तरफ आएगा। ठीक है, माउस से टाइप राइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बारी आती है फंक्शनैलिटी की, यूज केसेस की, कौन से यूज केसेस बनेंगे। और यहाँ पर आप जो है वो लिखेंगे जी एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जी ये है हमारे पास ये एग्जामिनेशन सिस्टम है। ठीक है जी, अब मुझे कौन बताएगा कि डीन जो है वो क्या क्या फंक्शनैलिटी इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकता है। और इस केस स्टडी से बाहर में नहीं आपने बात करनी, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ इस केस स्टडी के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। हाँ जी, मैम कौन डीन बता रहा है? एग्जामिनेशन वो कहता है शेड्यूल करता है। ठीक हो गया, पहला काम जो आपका ये कर रहा है, मैं इसके ऊपर ही मार्क करती जाती हूँ फिर मैं लिख लेती हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। एक उसका काम ये है, ठीक है, और दूसरा क्या काम है? दूसरा मैम ये क्या कहते हैं, रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेट करना। रिजल्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना, एडमिनिस्ट्रेट रिजल्ट। तो ये फंक्शनैलिटी होगी डीन ऑफ एग्जामिनेशन की। चलें जी, प्रोफेसर की फंक्शनैलिटी बताएं। तो उसको मैं मैम ग्रीन से पेपर हाईलाइट कर लेती प्रिपेयर हूँ। करेगा, पेपर प्रिपेयर अपलोड करेगा और करेगा। अपलोड करेगा। अच्छा, अब फंक्शनैलिटी के बारे में सोचना है, फिर सिर्फ वापस से अपलोड चीजें ऐड करेगा। कर देती हूँ। आपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली देखना है, प्रिपेयर तो उसने अपने एंड पे करना है ना मैम ग्रेड वगैरह अपलोड करना, बेटा। वो ग्रेडिंग। इस केस स्टडी का पार्ट नहीं है। मैंने वही वाली चीज कह रही हूँ कि इस केस स्टडी पे जरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, खुद से चीजें नहीं अज्यूम करनी। ठीक है, मैम चलें इसको। एग्जाम्स का स्केड्यूल, टाइमिंग, डेट्स। मैम टाइम को रिस्ट्रिक्ट करेगा। बेटा प्रोफेसर की फंक्शनैलिटी इस केस स्टडी को देखते हुए क्या है, इस केस स्टडी से बाहर नहीं निकलना। मैम पेपर अपलोड पेपर करेंगे। अपलोड करना। तो प्रोफेसर की फंक्शनैलिटी, अगर मैं प्रोफेसर वाली लाइन पढ़ लूं तो लिखा हुआ है प्रोफेसर विल प्रिपेयर पेपर एंड अपलोड इट ऑन द सिस्टम। हमने सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, वो चीजें नहीं लिखनी जो यूजर अपने एंड पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो प्रिपेयर पेपर वो अपने एंड पे कर रहा है, उसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं आएगी। अपलोड, सिस्टम के ऊपर अपलोड करना, ये वो फंक्शनैलिटी है जो वो सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कर रहा है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोफेसर के साथ कनेक्ट होगी। कौन सी होगी यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये होगी जी अपलोड पेपर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मुझे तीसरी तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट क्या काम कर रहा है? मैं वो साइन इन कर रहा है और साइन इन। पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। यस मैम। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर हम स्टूडेंट की लिस्ट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट साइन इन कर रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है पेपर को, ऐसा ही है। सबमिट। मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें लिस्ट कर ली हैं। अब इसका डायरेक्टली यूज केस देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इधर वापस आके। ये इसका यूज केस है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको, मैं बस एक गो में दिखाती हूँ, देन मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, साइन इन कर रहा है, जो हमने बिल्कुल ठीक निकाला था। और स्टूडेंट क्या कर रहा है, टेक एग्जाम कर रहा है। ये देखें, स्टूडेंट के अगेंस्ट हमने ये निकाला था, स्टूडेंट साइन इन कर रहा है और पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। सेकेंडली अगर हम देखें, डीन क्या कर रहा है, डीन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है रिजल्ट को, या एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है मार्क्स को, और स्केड्यूल कर रहा है एग्जाम को। हमने यहाँ पर भी सेम यही फंक्शनलिटी डीन के अगेंस्ट इसमें से फेच करके निकाली थी। तीसरा, अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर अपलोड आना चाहिए था, प्रिपेयर नहीं आना चाहिए था, तो अपलोड कर रहा है एग्जाम को। ठीक है, तो ये मैं इसको करेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ओके, अगर मैं इसको क्लियर कर लूँ, अब हम इसकी क्लियरली पिक्चर देख लेते हैं। तो इस तरह से काम होता है। ठीक है, ये इधर प्रिपेयर है, सॉरी अपलोड है, अपलोड करना सिस्टम पे उसका काम है। ठीक हो गया। अब करना कैसे होता है, अगर केस स्टडी गिवन हो और उसके अंदर से आपने उसके अकॉर्डिंगली, आपने केस स्टडी के अकॉर्डिंगली आपने अपना एक यूज केस बनाना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसमें से एक्टर्स ढूंढ के निकालते हैं और उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे उनको ड्रॉ करते हैं। यानी ये प्रोफेसर मैं इस तरफ नहीं ड्रॉ कर सकती थी, ये डीन मैं उस तरफ भी नहीं ड्रॉ कर सकती थी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इस वाले सिस्टम का पर्टिकुलरली एक्टर कौन है और वो किधर आएंगे, प्राइमरी इस तरफ और सेकेंडरी इस तरफ, और ऑफ स्टेज कहीं पर भी नहीं।
ठीक है। और दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी फंक्शनैलिटी कौन सा वाला पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और मैंने फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले देखें एक्टर्स कौन से हैं और दूसरे टाइम पे ये देखें कि उन एक्टर्स जो हैं वो क्या क्या यूज केसेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल नहीं है तो एक चीज क्लियरली बता देती हूँ, हमेशा बाउंड्री लाजमी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम का नाम लाजमी लिखना है, प्रॉपर जगह पे एक्टर्स बनाने हैं, ये प्रॉपर स्टिक डायग्राम होनी चाहिए, इनके अलावा कोई किसी और तरह की चीज नहीं इस्तेमाल करनी। इसके लिए हमेशा ओवल इस्तेमाल करनी है, यानी प्रॉपर नोटेशंस फॉलो करनी है। ठीक है, प्रॉपर नोटेशंस के अगर आप फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली हम आपको यूएमएल बनाना सिखा रहे हैं, तो अगर प्रॉपर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उस सिनेरियो में जो है वो आपकी डिडक्शंस होंगी। मैम अभी जो हम लोगों ने टास्क अपलोड किया है तो जी अगर जी, उसमें ऐसे उसमें अगर मिस्टेक हुई भी है तो फिर आप मार्क्स डिडक्ट करेंगी? नहीं अभी हम वो शायद उससे एक्सटेंड तक नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसी वीक में मैं आपकी एक असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी दैट इज रिलेटेड टू यूज केसेस, जिसमें तो एक तो आज वही, हाँ आज तो वाली उसके लिए आप अकोमोडेट कर देंगी? वो अगर मेजर गलतियां तो ऑब्वियसली डिडक्शन होंगी, लेकिन अगर माइनर गलतियां तो शायद वो उनको थोड़ा सा इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब आज जो हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, यूज केस के अंदर रिलेशनशिप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यूज केसेस के आपस में रिलेशनशिप। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको draw.io पे ले जाती हूँ और वहां पे इन चीजों को जो है वो कोशिश करती हूँ समझाऊं। वहाँ पे स्लाइड्स और draw.io में देखते हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी draw.io में एक डायग्राम बनी हुई है जो कि सेम उसी चीज की है जो मैं आपकी क्लास को लास्ट टाइम करा चुकी हूँ। अच्छा, draw.io। तो स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप draw.io इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी ना एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल फॉर्मेट होती है, यहाँ से इसको जाके एक्सपोर्ट कर लिया करें, एक्सपोर्ट इनटू XML। XML का ये फायदा है कि आप XML में एक्सपोर्ट करके रख लें, अगर आपने इसी के अंदर दोबारा एडिट करना है तो उसी XML फाइल को दोबारा पोस्ट करें और आप उसके साथ जो है वो दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेट्स से इसको तो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ तो मैं इसको एक्सपोर्ट दोबारा नहीं करती, बल्कि मैंने जो ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है उसको पोस्ट करती हूँ जो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम बनाई थी। यूज केस, अच्छा ये वाली नहीं है। ओके, मैं 1 मिनट फाइल देख लूं किधर रखी हुई है। बिल्कुल ये मिल गई मुझे। ठीक है, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर लें या उसको यहाँ से वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ और ये मेरी पड़ी हुई है मेरे डेस्कटॉप पर। ओके, ये तो ये वो डायग्राम है जो हमने लास्ट टाइम जो है ड्रॉ की थी। 1 मिनट दोबारा से इंपोर्ट करती हूँ क्योंकि ये ओवरलैप हो गई है। फाइल, न्यू, ब्लैंक। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से दिखाऊं तो वो शायद आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन आप सिंपली अपनी प्रोडक्ट पकड़ें, जो भी फाइल आपने एक्सपोर्ट की हुई है उसको यहाँ पेस्ट ड्रॉप करेंगे तो आपकी डायग्राम जो है वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो डायग्राम है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, जो आपके सामने मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है, दैट इज यूजर। अब मैं यहाँ पर और एक्टर्स ड्रॉ करने जा रही हूँ। पहली चीज जो मैं करने जा रही हूँ वो है और एक्टर्स इसमें ऐड करना है। तो मेरे पास जो मेरे और एक्टर्स हैं वो कौन से हैं जी? वो मेरे पास है मेरे बैंक, क्योंकि बैंक यहाँ पे मेरे पास एक मेजर एक्टर है जो मेरे सिस्टम के साथ मस्ट इंटरेक्ट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों? कर रहा है मैम। कर रहा है और मस्ट इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसे ही है ना, आपने जब भी पैसे निकलवाने हैं तो वो कहीं ना कहीं से पहले वेरीफाई होने हैं कि आपके अकाउंट में उतने पैसे एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं, एंड देन उसकी जो है वो अगले तरफ हमने जाना है। ऐसे ही है। तो चलें उस चीज को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने उठाया मेरा यूज केस, मैंने इसके अंदर लिखा जी चेक बैलेंस। चेक बैलेंस का मतलब ये है कि मैंने आपके अकाउंट से, यानी इस मशीन ने आपके अकाउंट से जाके बैलेंस चेक करना है और आपको बताना है कि आइदर यू हैव सफिशिएंट बैलेंस टू विथड्रॉ इट और एनी अदर टास्क।
तो मैंने क्या किया, मैंने इस चेक बैलेंस को एक तो यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरा इसको बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि बैंक से ये चेक बैलेंस होगा। अब यहाँ पर ये मेरी फंक्शनैलिटी जो है, ये चेक बैलेंस यहाँ की बात, अच्छा वो चेक बैलेंस नहीं है, इसको हम डिफरेंट लिख लेते हैं, इसको हम चेक बैलेंस के बजाय लिख लेते हैं प्रिंट मिनी स्टेटमेंट दैट इज ऑन द नेक्स्ट। तो इसको कंप्लीटली निकाल देते हैं, ओप्स बाउंड्री निकल गई है। तो इस वाले पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मसले हैं, तो आप किसी भी और सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें अभी फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से आपको गाइड करती हूँ। अब क्या हुआ जी, हुआ ये कि जब मैं चेक बैलेंस कर रही हूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी होगी और यहाँ पर विड्रॉ कैश एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी होगी। अब होना तो यूँ चाहिए था ना कि जब मैं विड्रॉ कैश करती उससे पहले बैलेंस चेक होता, बैलेंस चेक मुझे ये वाला सिस्टम करके देता और मेरा ये काम होता, ऐसा ही है। तो मैं अगर इसको बैंक का सिस्टम कह दूं तो ज्यादा बेहतर है। ओके तो मैं इसको कह देती हूँ जी ये मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। होना यूं ही चाहिए था ना कि मैं जब अपना विड्रॉ कैश कर रही हूँ, मैं ट्रांसफर अमाउंट कर रही हूँ, मैं बिल पे कर रही हूँ, इन सभी यहाँ प्रिंट मिनी कैश स्टेटमेंट कर रही हूँ, इन्हीं सभी केसेस में तो पहले सबसे जाके मेरा बैलेंस चेक होता, बैलेंस चेक होता मेरा इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम से, एंड देन मुझे कैश विड्रॉ की ऑप्शन दी जाती, ऐसा ही है क्लास। तो अब ये वाली चीज कैसे डाल सकते हैं, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाला जो यूज केस है इसका इस वाले और इन सभी यूज केसेस के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए और उस रिलेशनशिप की बेसिस पर मुझे ये चीज दिखे कि अच्छा ये काम जब होना है तो उससे पहले ये होगा एंड देन मेरा काम होगा। अब ये वाली जो चीज है इसको अब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक डॉटेड लाइन लेंगे, इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर देंगे और लेट्स से मैं विड्रॉ कैश के साथ अभी इसको डील करती हूँ तो विड्रॉ कैश के साथ भी डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड एरो की डायरेक्शन, यहाँ पे इसको एक एरो भी लगता है और एरो किस तरह से लगता है जी, एरो लगता है टुवर्ड पेरेंट एक्टिविटी, ठीक है, एरो लगता है टुवर्ड पेरेंट एक्टिविटी दैट इज विड्रॉ कैश। तो अगर मैं यहाँ से एरो लगाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी कि मैं ये वाला, ठीक है। तो चेक बैलेंस के लिए जरूरी है कि पहले विड्रॉ हो कैश, और सिर्फ इसी तरह से नहीं होगा, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कीवर्ड भी लिखूंगी और वो कीवर्ड है मेरे पास इंक्लूड। कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या हुआ जी, मैंने ये कहा है कि जी विड्रॉ कैश करने के लिए इट्स अ मस्ट के पहले बैलेंस चेक हो, तो मैंने इन दोनों के दरमियान इंक्लूड का रिलेशनशिप ऐड कर दिया है। इवन मैं ये अमाउंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट, प्रिंट मिनी कैश स्टेटमेंट सबको इससे कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेट में अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, ये मेरे पास यहाँ कनेक्ट हो गया और ये वाला एरो मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसी तरह से कनेक्ट करते रहे तो आपको अंदाजा होगा ये किस तरह से डील हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से कनेक्ट होता है और आप इन सब के ऊपर जो है वो इंक्लूड लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है ये इंक्लूड के रिलेशनशिप के साथ है। अभी मैं फिलहाल इसको सिंप्लिसिटी के लिए एक ही के ऊपर डील करती हूँ, बाकी सबको निकाल देती हूँ ताकि जो है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये मेरे पास आ गया इंक्लूड, यानी कैश विड्रॉ के लिए इट्स अ मस्ट कि मैं बैलेंस पहले चेक करूँ, बाकी सबके साथ भी अभी आप अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है ये लाइन, ठीक है। अब ये वर्किंग काम कैसे करेगा, अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये कौन सी फंक्शनलिटी पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले ये एग्जीक्यूट होगी या ये एग्जीक्यूट होगी, ये बता देती हूँ। तो इंक्लूड कैसे काम करता है, इंक्लूड के काम करने के लिए जिस तरफ इंक्लूड पॉइंटेड होता है, यानी जब मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए इट्स अ मस्ट के पहले ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो, यानी पहले मेरा बैलेंस चेक हो एंड देन ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो, ठीक है। तो जहां पर भी हमारे पास मस्ट वाली चीज होती है, यानी दो फंक्शनलिटी के दरमियान मस्ट वाली चीज होती है, वहां पे हमारे पास इंक्लूड लगता है। लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शनैलिटी के दरमियान ऑप्शनल वाली चीज है, जैसे प्रिंट रिसिप्ट करना, लेट्स से प्रिंट रिसिप्ट,
आप जब कैश विड्रॉ करवाते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप प्रिंट उसकी रिसिप्ट करना चाहते हैं या नहीं, यानी उसका जो इनवॉइस है जो ये दिखा रहा है कि आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या है, आप कितना आपके पास बैलेंस आपने विड्रॉ करवाया, एग्जैक्ट्रा डिटेल आप वो प्रिंट करना चाह रहे हैं या नहीं। अब इस वाले केस में ये प्रिंट रिसिप्ट ऑप्शनल चीज़ है कैश विड्रॉ के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप यही वाला डॉटेड एरो इसके साथ लगा सकते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स ऑप्शनल एक्टिविटी। ठीक है, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा और इसके यहाँ पर इंक्लूड नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाएगा एक्सटेंड, सेम इसी तरह से एंगल ब्रैकेट्स में, और ये लिखा जाएगा एक्सटेंड। ठीक है, तो दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं दो यूज केसेस के दरमियान, अभी तीसरा भी है उसको भी देखते हैं। पहला होता है इंक्लूड का, दूसरा होता है एक्सटेंड का। इंक्लूड का जो चीज़ होती है वो मस्ट वाली चीज़ होती है, यानी दो के यूज केसेस के दरमियान परफॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों परफॉर्म हो। ठीक है, और एक्सटेंड का मतलब है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, प्रिंट रिसिप्ट हो भी सकती है और प्रिंट रिसिप्ट नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे अब आज के सिस्टम्स में, आज के एटीएम सिस्टम में हम ये भी कह सकते हैं कि कार्ड का भी डिस्पेंस होना इज एन ऑप्शनल थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है बायोमेट्रिक वे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपका कार्ड डिस्पेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज एन ऑप्शनल फेस। लेकिन वो स्पेसिफिकली अगर कार्ड वाली चीज है तो उस वाले केस में मस्ट होगा, और अगर कार्ड वाली चीज नहीं है तो दूसरे वाले केस में इट्स एन ऑप्शनल। ठीक है, तो ये वाली चीज अब आपने यहाँ से सीखने की कोशिश करनी है कि हम कैसे इंक्लूड और एक्सटेंड को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दो और एग्जांपल दिखाती हूँ तो आप जो है इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि हमारे पास हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मशीन को इस्तेमाल करते हुए, और विड्रॉ करवाने के लिए इट्स अ मस्ट के बैलेंस चेक हो, और बैलेंस चेक कहाँ से हो रहा है, आपके वही बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने चेक बैलेंस किया है तो उसका मतलब ये है कि आपका कैश विड्रॉ होने से पहले इट्स अ मस्ट थिंग कि उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में से भी जो है वो डिडक्ट हो जाए। तो मैंने उस वाली चीज़ को भी इसके साथ इंक्लूड ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी लोअर लेवल ऑफ डिटेल पे चली गई हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप इंक्लूड और एक्सटेंड को जो है वो आसानी से समझ सके। स्लाइड्स पे चलते हैं, वहाँ एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर इससे अगली टाइप ऑफ रिलेशनशिप की तरफ चलती हूँ। वैसे एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछें। मैम जब रिसिप्ट प्रिंट करवानी है तो क्या कहते हैं वो एक दफा सिस्टम से चेक नहीं करेगा कि कितना बैलेंस रहता है? बेटा मुझे बताएं क्या अच्छा, तो वो वाली चीज जरूरी नहीं है ना, वो आप वो अगर उस लेवल ऑफ डिटेल में आप डालना चाहते हैं तो इसके साथ कनेक्ट कर दें। प्रिंट रिसिप्ट के लिए इट्स अ मस्ट कि आप बैलेंस चेक दोबारा करें, लेकिन दोबारा होता नहीं है, आप एक ही बार रिकॉर्ड फेच करके रख लेते हैं, देन उसी में से डेटा बार बार उठाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, पहले बैलेंस चेक हुआ, देन फिर दोबारा इस टाइम पे दोबारा बैलेंस चेक हुआ, तो वो सीधी सी बात है जितना बैलेंस विड्रॉ हो गया उसमें से माइनस करके यहाँ लिख दें। तो आप अगर चाहें तो वो वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर प्रिंट रिसिप्ट हो रही है तो उसके लिए भी इट्स मस्ट कि आप पहले बैलेंस चेक करके लाएं जो कि वो रिसिप्ट पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान भी आप रिलेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें डायग्राम देख लेते हैं, स्लाइड्स देख लेते हैं, वहां से कोशिश करते हैं समझने की कि हमारे पास जो है वो किस किस तरह के रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो हमने अभी दो तरह के रिलेशनशिप पढ़े हैं, दैट इज एक्सटेंड एंड अदर वन इज इंक्लूड। अभी जो है वो हमने भी देखना है जर्नलाइजेशन ऑफ यूज केस एंड जर्नलाइजेशन ऑफ एक्टर, और सिंपल एसोसिएशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। सिंपल एसोसिएशन क्या है जी, जो हम एक एक्टर और यूज केस के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये वाली लाइन। ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज नहीं है, ना इंक्लूड एंड एक्सटेंड है ना कुछ और है, तो ये सिंपल एसोसिएशन कहलाती है। फिर हमने देखा है दो यूज केसेस के दरमियान आपके पास इंक्लूड और एक्सटेंड है। ठीक है, दो यूज केसेस के दरमियान आपके पास इंक्लूड या एक्सटेंड है। तो यूज केसेस के दरमियान इंक्लूड और एक्सटेंड होता है, एक्टर से नहीं होता, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी मैं यहाँ पे इंक्लूड और एक्सटेंड नहीं लिख सकती, सिर्फ दो यूज केसेस के दरमियान में लिख सकती हूँ। और अगर मैंने इसको इसके साथ इंक्लूड किया तो मेरा जरूरी नहीं है कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट भी करूं। ठीक है, अगर मैं एक के साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो दैट्स मीन वो अगले दूसरे वाले के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल कराती हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, अगली वाली स्लाइड पे जाके आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। तो इंक्लूड की एग्जांपल्स हैं,
जैसे आपने कहा है जी, अगर मैंने बाय गुड्स करनी है तो उसके लिए मस्ट है कि पहले मैं कोई आइटम भी तो सिलेक्ट करूँ ना जिनको मैं बाय करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये वाले काम को करने के लिए मेरा ये वाला काम करना जरूरी है। अगर मैंने ड्रॉप कोर्स करना है तो इसके लिए मस्ट है कि पहले मैं उस कोर्स को सिलेक्ट करूं जिसको मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वो दोनों उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप आएगा, इंक्लूड का रिलेशनशिप आएगा। इसी तरह से अगर मैंने गुड को रिटर्न करना है तो इसके लिए भी जरूरी है कि पहले मैं उन आइटम्स को सिलेक्ट करूं जिनको मैं जो है वो रिटर्न करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी किस तरह का रिलेशनशिप है, इंक्लूड का रिलेशनशिप है। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि जब दो एक्टिविटीज जो आपस में बहुत ही इंटरलिंक्ड होंगी, यानी एक के परफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि दूसरे पहले परफॉर्म हो, तो उस केस में आप जो है इंक्लूड लगाते हैं। जैसे आप असाइनमेंट सिर्फ तभी अपलोड कर सकते हैं जब पहली चीज असाइनमेंट की डेडलाइन है और दूसरी चीज टीचर ने असाइनमेंट का सबमिशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वहां पर हमारे पास इंक्लूड का रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, जैसे परचेज करते हैं अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और आप ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं तो इसलिए मस्ट है कि आप पहले जाके उसका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई कर लें। इट्स अ मस्ट थिंग, तो इसलिए इंक्लूड लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे कैश विड्रॉ कर रहे हैं या फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, मस्ट है कि आप जाके पहले बैलेंस चेक कर लें। तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, इंक्लूड वाली चीज आएगी। तो इंक्लूड तब इस्तेमाल होता है जब दो यूज केसेस के दरमियान मस्ट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है जैसे बैंक के एटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए इट्स अ मस्ट कि पहले आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाए, आपके कार्ड की ऑथेंटिकेशन हो जाए, आपकी पिन की ऑथेंटिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर इट्स अ मस्ट वाला रिलेशनशिप। इसी तरह से एक्सटेंड का रिलेशनशिप होता है। एक्सटेंड का रिलेशनशिप क्या होता है, दैट इज एन ऑप्शनल वाली चीज। बाय गुड्स कर रही हूँ तो इट्स एन ऑप्शनल कि मैं अपना कार्ड उस वाले जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्टोर कर दूं। जैसे अगर आप दराज से शॉप करें या किसी भी और जगह से शॉप करें, फूड पैंडा से शॉप करें, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि क्या आप कार्ड को स्टोर करना चाहते हैं फॉर फर्दर यूज या फिर ये एक ही टर्न में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उस केस में जो स्टोर कार्ड की ऑप्शन है ये क्या है, ऑप्शनल। तो जब भी ऑप्शनल आएगी क्या इस्तेमाल करना है, तब इस्तेमाल करना है एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड का बिहेवियर क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। लगता कैसे है, तो हम एक्सटेंशन पॉइंट पे अभी नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो उसने कहा है जी अगर आपने परचेज किया है गैस विद क्रेडिट कार्ड तो इट्स एन ऑप्शनल कि आप उसकी प्रिंट रिसिप्ट कर लें। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बैंक के ऊपर एटीएम की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इट्स एन ऑप्शनल चीज कि आप हेल्प को इस्तेमाल कर लें। इट्स बिल्कुल ऐसा ही है कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स एन ऑप्शनल कि आप हेल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर ये वाला भी एक पर्सपेक्टिव होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन पॉइंट। एक्सटेंशन पॉइंट ये बता रहा होता है कि अगर मुझे इस वाली चीज में ये वाली चीज करनी है तो पहली चीज ये तो ऑप्शनल है, और अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो कौन सी वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हेल्प खुलेगी। तो यहाँ पर एक्सटेंशन पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन पॉइंट अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही और ना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो सिंपल इतना होना चाहिए कि आप बेसिक यूज केस दो लिख दें और उनके दरमियान एक्सटेंड या इंक्लूड का रिलेशनशिप ऐड कर सकें। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई हैं क्लास। अब आपने मुझे बताना है दो यूज केस और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स, वो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। जी जी स्टूडेंट्स जल्दी से सोचें, दो यूज केस जिनमें इंक्लूड या एक्सटेंड का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वो कोई रियल वर्ल्ड चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि, बस मैं चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो कि इंक्लूड का भी इस्तेमाल करना है और एक्सटेंड का भी इस्तेमाल करना है। मैम जी जी मैम जैसे हम बैंकिंग की ऐप पे लॉगिन और लॉग आउट करते हैं तो मैम लॉगिन के साथ वो वेरीफाई पासवर्ड जरूर करता है और उसके साथ वो इंक्लूड लगेगा, और एक्सटेंड मैम लगेगा कि जब वो पासवर्ड गलत डालेंगे तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा। तो हर दफा एक्सटेंड की ऑप्शन नहीं आएगी, मगर जब भी पासवर्ड डालेगा तो वेरीफाई पासवर्ड की ऑप्शन हमेशा इंक्लूड होगी। ठीक है, बात आपकी वैलिड है, लेकिन अगर हम उसको फंक्शनैलिटी के सेंस में देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। लाइक हर बार वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लॉग इन हो गए हैं तो दैट्स मीन वेरिफिकेशन तो होनी है, तो इंक्लूड तो है। और एरर मैसेज तभी प्रिंट होगा जब पासवर्ड गलत है, तो दैट्स एन ऑप्शनल कह सकते हैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक हो मैम गया तो जी। फिर वो बैंकिंग की जो एटीएम होती है तो उसमें भी आता है ना, जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं एटीएम से करंट या सेविंग्स, हम्म, तो मैम उसके अंदर भी तो इंक्लूड आएगा ना कि हम लोगों ने इसको इंक्लूड जरूर करना है कि सेविंग्स में से करना है या करंट में से। बिल्कुल। हम हमारे लिए
मतलब अगर मैंने अपना लॉगिन कर लिया है, उसके बाद अगर मैंने अपना कैश विड्रॉ करवाना है या अगले मेन्यू पे जाना है, तो इट्स अ मस्ट थिंग कि पहले मैं ये बताऊं कि मेरा एक्चुअली में अकाउंट टाइप क्या है। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, इंक्लूड वाली चीज लगी हुई है। थैंक यू मैम। हाँ जी, और ऐड करना चाहें कोई भी स्टूडेंट? जी स्टूडेंट्स। मिस, जब फूड पांडा के ऊपर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर क्या कहते हैं, जब भी हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं उसके साथ कहते हैं कि आप ये ड्रिंक लेना चाहते हैं कि नहीं, तो वो एक्सटेंड होगी चीज़ उसके साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, वो रिकमेंडेशन जो दे रहा होता है कि आइदर यू वांट टू परचेज दिस वन और नॉट, बिल्कुल ठीक हो गया। और इंक्लूड जो मैम हमने ऑर्डर किया था वो तो लाजमी ऐड हो ही जाता है। अच्छा, वो मैम इसकी इंक्लूड होगी। चलें फॉर द टाइम बिंग समझ लेते हैं, लेकिन है नहीं इंक्लूड। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहे? जी अहमद तारिक बताएंगे, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। जी अहमद तारिक, इंक्लूड और एक्सटेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जी बेटा अहमद तारिक, बिल्कुल ठीक हो गया, आज आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। जी आजान, आप मुझे बताएंगे कि इंक्लूड और एक्सटेंड कब इस्तेमाल होता है? मैम जब कभी कोई मतलब किसी पेज को लॉगिन करें या कोई वेबसाइट पे इनरोल हो, लॉगिन करें, तो वेरीफाई तो हो गया उसका इंक्लूड, और ऊपर जब ऑप्शन आ जाते है कि इस वेबसाइट पर आप अपने क्रेडेंशियल को सेव करना चाहते हैं, तो वो एक्सटेंड हो गया। वो ऑप्शनल होता है अगर आप करना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। बस वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि वो वेबसाइट की तरफ से फंक्शनैलिटी नहीं होती, बल्कि वो आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी होती है। समझने के लिए कि इंक्लूड और एक्सटेंड कब इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आपकी एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी ब्राउजर की फंक्शनैलिटी होती है, उस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी नहीं होती। ठीक हो गया, चलें गुड। तो जैसे अच्छे ग्रेड लेने के लिए समझथिंग क्या अपनी सारी एक्टिविटीज टाइम पे जमा कराएं, तो वहाँ पे क्या है इंक्लूड, ठीक है, और एक्सटेंड का लगेगा। आपकी सारी एक्टिविटीज जमा कराने के बाद भी इट्स नॉट ऑप्शन, इट्स नॉट फिक्स्ड कि आपका ग्रेड अच्छा ही आएगा। अजीब सी है, खैर चलो जी। इंक्लूड और एक्सटेंड को थोड़ा मजीद में देख लेते हैं और तीसरी तरह का रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी जर्नलाइजेशन। ठीक है, अब जर्नलाइजेशन क्या होती है? अब मैं यहीं पर इसी एक्टिविटी, इसी डायग्राम के अंदर चीजें डाली जाती हूँ, लेकिन इनका इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज जो हम जर्नलाइजेशन में ऐड कर सकते हैं वो है जी, लेट्स से मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज किया है और मैं अब उसकी पेमेंट वाली चीज पर आ गई हूँ। ठीक है, मैंने पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर मेरे पास जर्नलाइज इस्तेमाल हो सकता है, मेक अ पेमेंट, लेट्स से मेक पेमेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक मेरा यूज केस है। अब मेक पेमेंट मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ? मैं कैश ऑन डिलीवरी कर सकती हूँ, ठीक है, मैं जो है मैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये 2-3 ऑप्शंस है, मैं इनको क्विकली लिस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि जर्नलाइजेशन कहाँ पर आ रही है। अब मैंने एक पेमेंट करनी है, पेमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ? एक तो है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरी ऑप्शन क्या है जी? दूसरी ऑप्शन है आपके पास, लेट्स से आप कर सकते हैं पे वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड, या फिर आप क्या कर सकते हैं जी, आप कर सकते हैं लेट्स से इजी पैसा कर सकते हैं, इजी पैसा और जैस्ट कैश। लेट्स से ठीक हो गया, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब अगर हम इनको आपस में लिंक करने की कोशिश करें तो ये वाली सारी एक्टिविटीज में आपस में रिलेशन क्या है? ये मेरे पास एक जर्नल सा यूज केस है जो कह रहा है जी पेमेंट करनी है।
ठीक है, और ये उसके आगे स्पेशलाइज से यूज केस हैं कि आप डिलीवरी पे पे कर सकते हैं, आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या आप इजी पैसे से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास इन वाले यूज केस के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा ना, वो होगा मेरे पास जर्नलाइजेशन। ठीक है, जर्नलाइजेशन बनती कैसे है मैं आपको इससे बना के दिखा देती हूँ फिलहाल, और फिर मैं इसमें ढूंढती हूँ कि अगर ऑप्शन मुझे मिल जाती है तो ये सब मेरे इसको पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे, यानी ये वाला काम करने के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, और मैं ये भी कर सकती हूँ, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। ठीक है, वो क्या आ जाएगी, ये जर्नलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लास में आपको समझ आया है? मैं इसका थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इट्स लाइक ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये सब इसी को पॉइंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये वाला हमारे पास पेरेंट एक्टिविटी है, एक जर्नल एक्टिविटी है, जर्नल यूज केस है, और ये सब इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जर्नलाइजेशन। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी दानियाल। मैम ये एक्सटेंड और इसमें फिर क्या फर्क हो जाता है, क्योंकि एक्सटेंड में भी तो हमारे पास चॉइस ही होती है कि वो कभी मैसेज करेगा शो या नहीं, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लगा सकते। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इसी डायग्राम के ऊपर देखें, अब यहाँ पर मुझे बताएं क्या आप कैश विड्रॉ और प्रिंट रिसिप्ट को आपस में जर्नलाइजेशन के रिलेशनशिप में लिख सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों आप एक जैसी नहीं है ना, ये जर्नल नहीं है और ये पेरेंट वाली चीज नहीं है, मतलब ये पेरेंट और ये उसके चाइल्ड वाली चीज नहीं है, ऐसे ही है। इसलिए यहाँ पर तो मस्ट है कि ये एक्सटेंड ही लगना है। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे वाली एग्जांपल पे चलें तो मेक अ पेमेंट जो है वो एक, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा है भी कि ये एक मेरे पास जर्नल सा यूज केस है जिसकी ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स हैं। तो रादर देन इस्तेमाल करना वो एक्सटेंड वाली चीज, इट्स बेटर कि मैं क्या इस्तेमाल करूं, डायरेक्ट जो उसके लिए चीज बनी हुई है, जर्नलाइजेशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह के सिनेरियो हो कि वो आपके पास एक चीज के साथ मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगी, तो उसके लिए एक्सटेंड नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं, जर्नलाइजेशन लगाते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, एक्सटेंड नहीं लगाते बल्कि जर्नलाइजेशन लगाते हैं। लेकिन अगर लेट्स से एक ही ऑप्शन होती, मेकअप पेमेंट के लिए एक ही ऑप्शन होती कि मैं ऑनलाइन पे कर सकती हूँ, इट्स एन ऑप्शनल, और अगर मैं ऑनलाइन पे नहीं करती तो उसका डायरेक्टली मतलब है कि वो किस तरह से पे हो रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पे हो रहा है। ठीक है, उस केस में फिर मैं एक्सटेंड लगाती। जैसे अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती, एक और वाली चीज को देख लेते हैं, इसको एज इट इज पिक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मेकअप पेमेंट वाला मॉड्यूल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप ऑनलाइन मेकअप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मेक पेमेंट। ठीक है, मेक पेमेंट का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि वो किस तरह की पेमेंट है, वो पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है मेक पेमेंट के लिए इट्स ऑप्शनल थिंग, बल्कि मुझे ये वाली चीज उठा के लानी चाहिए थी। मेक पेमेंट के लिए इट्स एन ऑप्शनल थिंग कि मैं जो है वो कैश ऑन डिलीवरी करूं। सॉरी, मुझे एक मिनट एग्जांपल बना लेने दे, नहीं तो ऐसे मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी। ओके जी, ये अब ठीक हो गया। तो मेक पेमेंट के लिए इट्स एन ऑप्शनल कि मैं पे करूं उसको ऑनलाइन वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और अगर ऐसा नहीं कर रही तो इट्स अ मस्ट थिंग कि वो जो है वो किस तरह से पे हो रहा है, वो पे हो रहा है वाया कैश ऑन डिलीवरी। तो इस वाली चीज को आप एक्सटेंड बना सकते थे, लेकिन जब मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं तब तो आपने मस्ट जर्नलाइजेशन ही लगानी है। ठीक है क्लास, यहाँ तक चीजें समझ आ गई आपको? कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ मजीद। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पे फॉर परचेज के लिए देयर इज एन ऑप्शन कि आप पे कर लें वाया डेबिट कार्ड, और बाकी दो तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये मेरे पास पेरेंट यूज केस हुआ और ये मेरे पास मेरे चाइल्ड यूज केसेस हुए। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रांजैक्शन अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैं एटीएम के केस में मैं अगर डुअर ट्रांजैक्शन को एक जर्नल ट्रांजैक्शन बना देती तो उसके साथ 3 तरह की ट्रांजैक्शन आ जाती। या अगर एक बैंक के सिनेरियो में कर देती कि मैं एक ट्रांसफर कर सकती हूँ फंड, मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ फंड, और मैं विड्रॉ कर सकती हूँ कैश। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शंस है कि ट्रांजैक्शन इन 3 तरह की हो रही है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक जर्नल होगा और मल्टीपल उसके स्पेशलाइज्ड होंगे तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन एक जर्नल है
और उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है विदड्रॉ कैश। ठीक है, आई गेस दिख नहीं रहा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब जर्नलाइजेशन जो होती है ना, वो सिर्फ आपकी यूज केसेस के दरमियान नहीं होती, वो आपके एक्टर्स के दरमियान भी हो सकती है। और वो एक्टर्स के दरमियान आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक्टर्स के दरमियान ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं जी, आप उनके दरमियान भी जर्नलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले ये जल्दी से एक स्लाइड देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आपको दिख रहा है कि मल्टीपल तरह से आप यूज केसेस के दरमियान में इंक्लूड और एक्सटेंड लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है जी, ओपन अकाउंट के साथ इट्स अ मस्ट कि कस्टमर अपना डेटा पहले प्रोवाइड करें, और प्लेस बैक ऑर्डर के लिए इट्स एन ऑप्शनल, नहीं क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑर्डर करने के लिए इट्स एन ऑप्शनल कि आप प्लेस बैक भी करें ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है तो इट्स अ मस्ट कि आपने उसकी डिलीवरी अरेंज करनी है, और प्लेस ऑर्डर करने के लिए इट्स ऑल्सो अ मस्ट कि आप उसके लिए पहले डेटा सप्लाई करें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इंक्लूड एक्सटेंड आपस में लग सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा आप सिर्फ तब लगाएंगे जब इट्स अ मस्ट थिंग, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ एक्टर्स की तरफ, और यहाँ पर ही हमारा आज का लेक्चर एंड होगा, और नेक्स्ट के अंदर वही एक्टिविटी है जो मैं आपको देने जा रही हूँ और आपको वहां से समझाती हूँ। तो अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम LMS वाली ही एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिसके अंदर जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम ऐड करने वाले हैं। अब हो गया रहा है, अब मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको टूल में ड्रॉ करती रहूं। तो ये मेरे पास मेरी सिस्टम की बाउंड्री आ गई। ठीक है, LMS की केस की एग्जांपल आपको याद है, LMS में इस तरफ आपका एक स्टूडेंट था, ठीक है, और एक जो था वो आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर या प्रोफेसर, कोई भी नाम दे दें इसको, वो था। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट है। Sorry for the very bad handwriting. Okay, let me write it with proper. Okay, तो ये मेरे पास मेरा स्टूडेंट है। अब अगर मैं यहाँ पर जनरलाइजेशन की सोचूं और जनरलाइजेशन ऑफ एक्टर्स की बात कर रही हूँ, जनरलाइजेशन ऑफ यूज केसेस की बात नहीं कर रही, वो तो आपको समझ आ गई है कि दो यूज केसेस के दरमियान में ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो यूज केसेस के दरमियान ऑप्शन नहीं है बल्कि कुछ और तरह का रिलेशनशिप है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे बताएं, एक स्टूडेंट को जितनी एक्सेस है तकरीबन टीचर को भी वो एक्सेस है, ऐसा ही है, कह सकते हैं आप जी? स्टूडेंट जरा सोचें, अगर एक टीचर को एक स्टूडेंट को एक्सेस है कि वो अपलोड कर सकता है एक फाइल को, तो टीचर को भी एक्सेस है ना कि वो फाइल अपलोड कर सकता है। यस मैम, ऑलमोस्ट। यस बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जितनी स्टूडेंट को फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं वो तकरीबन सारी की सारी प्रोफेसर भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी स्टूडेंट, कह सकते हैं। तो इवन अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि LMS के ऊपर इट्स एन ऑप्शन कि आप अपना रोल स्विच करके एज एन स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं। आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो लेट मी लॉग इन। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है दैट इज स्विच टू रोल टू, और अगर मैं स्टूडेंट की तरह से कर लूंगी तो मुझे वैसा ही व्यू दिखेगा तकरीबन जैसा मेरे स्टूडेंट को दिखता है। ठीक है, तो ये अब मुझे स्टूडेंट व्यू दिख रहा है यहाँ पर। इवन मैं अगर असाइनमेंट में भी जाऊंगी तो मुझे वही व्यू दिखेगा जैसा स्टूडेंट को दिखता था। तो यहाँ से मुझे ये समझ आता है कि जो टीचर को जो स्टूडेंट को सारी एक्सेस है वो टीचर को भी है, ऐसे ही है। और उसके अलावा टीचर को कुछ एडिशनल एक्सेस भी मौजूद है जो स्टूडेंट को नहीं है, जैसे पोस्ट करना असाइनमेंट को, यानी आपको एक असाइनमेंट देना, वो एक क्विज बनाना उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर, ये सिर्फ टीचर को एक्सेस है, आपको नहीं है, ऐसे ही है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को आप जनरलाइजेशन से डील कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मैं कहती हूँ जी स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, ठीक है जी, टीचर भी लॉगिन कर सकता है, बात ठीक है, स्टूडेंट जो है वो अपलोड कर सकता है फाइल, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो डाउनलोड कर सकता है फाइल। अब जितनी भी फंक्शनैलिटी ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से डाउनलोड कर सकता है फाइल या कुछ भी बेहतर फंक्शनैलिटी जो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए, आपने चूंकि पूरा यूज केस बनाया है। अब यहाँ पर
मेरे पास मेरे प्रोफेसर को इन सभी चीज़ों की एक्सेस है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि मैं इसको इससे भी कनेक्ट कर दूं, इसको इससे भी कनेक्ट कर दूं, इसको इससे भी कनेक्ट कर दूं और जो फंक्शनैलिटी इनकी मैच हो रही है सबसे कनेक्ट कर दूं। तो मुझे ये दिखेगा कि मैं ये तो तकरीबन सभी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर तो ये बड़ा ही गंसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि आपको ये इट्स नॉट अ वेरी अंडरस्टैंडेबल वन, कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि अच्छा हर एक से कनेक्ट है, तो इसका कुछ बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए था ना। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि रादर देन कनेक्टिंग, अच्छा लेट्स से जैसे मैं अगर यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, तो प्रोफेसर है वो क्या कर सकता है, वो आपका कर सकता है पोस्ट क्विज, यानी वो आपके लिए आपका एक क्विज को पोस्ट कर सकता है जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपकी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अब पोस्ट क्विज जो है वो सिर्फ प्रोफेसर ने करना है, स्टूडेंट ने नहीं करना। स्टूडेंट ने उसके अगेंस्ट अपनी असाइनमेंट सबमिट, अपना काम सबमिट कराना है। अब ये वाली चीज मुझे दिख रही है कि ये वाली सारी एक्सेस जो थी ये प्रोफेसर को थी, जो ऊपर सारी स्टूडेंट को है, और ये वाली जो एक्सेस थी ये सिर्फ प्रोफेसर को थी, ये स्टूडेंट को नहीं थी। तो इसको डील करने के लिए आप जनरलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मैं जल्दी से बना के दिखाती हूँ, देन आपके सवाल लेती हूँ। तो मैं ये लाइंस यहाँ से खत्म कर दूं और क्या करूं, और मैं ये करूं कि मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जनरलाइजेशन ऐड कर दूं। एक मिनट, कुछ इस तरह से। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा, एक मिनट बजे सवाल कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके सारे सवाल लेके फिर आपके क्लास एंड करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोफेसर और स्टूडेंट के दरमियान में जर्नलाइजेशन ऐड कर दी। ये इस तरह से एरो पॉइंट कर रहा है जो ऊपर की तरफ, यानी अगर मैं हैंड ड्रॉ करूं तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि जितनी भी फंक्शनैलिटी स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहा है उसकी सबकी एक्सेस प्रोफेसर को भी है। ठीक है, और यानी ये क्या दिखा रहा है कि जितनी भी एक्सेस मेरे पास प्रोफेसर को है वो सारी की सारी एक्सेस स्टूडेंट, सॉरी जितनी भी एक्सेस स्टूडेंट को है वो सारी की सारी एक्सेस प्रोफेसर को भी है। लेकिन ये जो प्रोफेसर के साथ डायरेक्टली अटैच है इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जी उसामा, नहीं मैंने आपका देख लिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से चीज़ों को डील कर सकते हैं। यानी अब आपका अगला काम क्या है, जो आपकी असाइनमेंट का ही पार्ट होगा, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इस जर्नलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सटेंड, हर चीज़ के साथ एक एलएमएस के सिनेरियो में यूज केस बनाना है। ठीक है, जनरलाइजेशन किस तरह से ऐड होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया कैसे ऐड होती है। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ पेरेंट के साथ अटैच होगी उसकी एक्सेस, यानी अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये मेरे पास, ये वाली चीज़ मेरे पास पेरेंट है, अगर क्लास के कंसेप्ट से देखती हूँ तो ये मेरे पास मेरा पेरेंट है और ये मेरे पास चाइल्ड है। चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास की सब चीज़ों की एक्सेस होती है, लेकिन चाइल्ड की जो अपनी चीज़ें होती हैं उसकी एक्सेस सिर्फ चाइल्ड को होती है, पेरेंट को नहीं होती। ऐसा ही होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो जो पेरेंट की फंक्शनैलिटी है उसको सिर्फ पेरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चाइल्ड की फंक्शनैलिटी है उसको सॉरी जो पेरेंट की फंक्शनैलिटी है उसको चाइल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाइल्ड अपनी फंक्शनैलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक अगर किसी का भी सवाल है तो मुझसे पूछ लें, देन मैं फिर अटेंडेंस मार्क करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बस बताती जाऊँ। जी दानियल, बस एक मिनट, एक और चीज़ बताती जाऊँ। इसी वीक आपकी असाइनमेंट पोस्ट हो जाएगी जिसमें 2 तरह के सवाल होंगे, एक केस स्टडी बेस्ड होगा और दूसरा जो है वो होगा आपका डायरेक्टली, जैसे एलएमएस का ही एग्जांपल होगी, जिसमें आपने इन सभी वेरिएंट्स को इस्तेमाल करना है, आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको इस्तेमाल करना बता दिए हैं।